बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 33 अरब रुपए रिकवर करके मुल्की खजाने में डाल दिए गए हैं और जो टोटल केसेस हैं जरदारी साहब पर वो 5000 अरब रुपए के हैं। और फिर ये लोग खड़े होकर असम्बली में चीखते हैं कि मुल्क का ये हाल क्यों है। तो इंशाअल्लाह हुकूमत पर उम्मीद है कि सारे के सारे पैसे रिकवर किए जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत बड़ा हाथ अदलिया का भी होगा। और अगर इमरान खान को अगली हुकूमत अक्सरियत के साथ मिलती है तो फिर अदलिया के निज़ाम को इस तरह से बदला जाएगा कि मुल्क का एक एक पैसा वापस लौट कर मुल्क में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला तो मुल्क को क्या क्या मुश्किलात दरपेश थीं। इस मुल्क को बाकायदा प्लानिंग के तहत इस मकाम पर लाया गया था कि आगे मजीद चंद सालों में ये मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उस खतरे से हम पूरी तरह से निकल चुके हैं। हमारी मईशत अपने पांव पर खड़ी हो चुकी है। आज इमरान खान ने खुद बताया है कि उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश थी और उन्होंने इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पर खड़े हैं कि हमने IMF को साफ इनकार कर दिया कि हम मज़ीद टैक्स नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। और आप IMF की आंखों में आंखें तभी डाल सकते हैं जब आपको अपनी मईशत पर भरोसा होता है, वरना जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो इमरान खान जैसे खुददार शख्स के लिए किसी के आगे झुकना कितना मुश्किल था, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को, अपनी कौम को दिवालिया होने से बचाने के लिए। ये सब इमरान खान ने खुद बताया है। आगे वीडियो में चल के आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो जो सबसे बड़े हमें प्रॉब्लम था वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट है वो मैं आम लोगों के लिए समझाने के लिए कि करंट अकाउंट का मतलब ये है कि मुल्क में डॉलर्स कितने आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कितने डॉलर्स जा रहे हैं। उसका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट था। उसका मतलब ये कि हमारी जो करेंसी थी वो खतरे में थी, क्योंकि इतना बड़ा जब खसारा था, डॉलर्स की कमी थी। डॉलर्स की कमी थी तो डॉलर्स ने ऊपर जाना था, करेंसी ने डीवैल्यू होना था। उसके लिए जो सबसे बड़ा हमें आते साथ ही सर्वाइवल का जो शुरू में पीरियड था, तो उसके अंदर इतने बड़े क्राइसिस में मैं इसलिए अपनी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने बड़े मुश्किल कदम उठाए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तकलीफ दे थे और स्पीकर साहब वो तकलीफ दे ऐसे थे कि आप एक मुल्क, अगर घर की मिसाल ले लें, मैं सबके लिए एक आसानी पैदा करना चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी आज देख रहे हैं सबको समझ आ जाए कि वो क्या मुश्किल थी पाकिस्तान को। एक घर मकरूज हो जाता है, आमदनी और खर्चे में बड़ा खसारा हो जाता है, किराएदार आ रहा है, लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, कर्जे लिए हुए हैं, तो वो घर क्या करता है? वो सिर्फ दो चीजें कर सकता है, अपने खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने खर्चे कम करता है तकलीफ होती है घर को। खर्चे जब कम करता है, अगर आपके बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है उसको आपको निकाल के दूसरे उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ता है। अगर आपका गाड़ी है तो मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल है तो साइकिल लेना पड़ता है। वो एक जो भी मुल्क जो भी घर इस सिचुएशन में होता है उसको इस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है जब तक उसकी आमदनी ऊपर नहीं आती। तो हमारे लिए वो मुश्किल फैसले करने थे, लोगों को तकलीफ हुई, अवाम बड़ी मुश्किल से गुजरी और कई अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब एक मुल्क मकरूज हो जाए और जब एक मुल्क इस मुश्किल में पड़ जाए, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है उसका। कोई भी मुल्क ले लें, जब तुर्की में प्राइम मिनिस्टर तब अर्दोगान आए तो उनको भी, जब तुर्की को जो वो भी कर्जे में डूबे हुए थे, उनको भी IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन वो भी 2-3 साल मुश्किल वक्त से गुजरे। तो मुझे आज ये खुशी है कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने जिस तरह के फैसले किए, जिस तरह हम वो चैलेंजेस लिए और जिस तरह उन चैलेंजेस से निकले। एक तो इकोनॉमिक चैलेंज था, दुनिया में बाहर गए, पैसे इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की,
میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی. انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی، ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے، کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے، اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بچا لیا. فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ پس جاتا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ، بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہی لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. جو ایگریکلچر ہے اس پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا، کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. یہ جو چیز کی ہے، میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کو کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے، اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب، جب ایک ملک کی تباہی آتی ہے تو اس کے امیر، اس کا وہ بچار پٹواری اور تھانے دار اور سرکاری نوکر یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن تباہی نہیں، ملک کو تباہ نہیں کرتے. ملک کو تباہ کرتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر، جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے. یہ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ $1,000 ارب جو جا رہا ہے ان کو غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں، یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں چوری کر رہے ہیں. میں اپنی قوم سے اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں.
इतने खुले दिल के लोग नहीं हैं दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? मैं अपनी तरफ से सबको यह अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको अब हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये जरूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम एफबीआर को ठीक करेंगे कि एफबीआर में हैरेसमेंट का जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको, जो नया हमने अब फैसला किया है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए। यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी एफबीआर को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और जीएसटी लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। तो 20 अरब डॉलर्स का डायरेक्ट खसारा था और बेइंतहा चैलेंजेस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 माह से हम मुसलसल सरप्लस में जा रहे हैं और मुल्की खजाने में इस वक्त 23 अरब डॉलर से ज़्यादा के असासे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।